Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. So सीटेट ओटेट के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ. ऑलरेडी आई हैव क्लियर्ड ऑल सीटेट ओटेट एंड अदर एग्जामिनेशन. सो प्लीज़ क्लियरली ये सब पढ़िए एंड इसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करिए, तो इट्स good for your preparation and for your coming examinations. So let's start today's question. 20 important, most important questions लेके आई हूँ. First one is the which one of the following is not true of educational psychology. Educational psychology के basis पे कौन सा true नहीं है? That is which of the following is not true of educational psychology. Psychology के basis पे कौन सा true नहीं है? An applied science, ये positive science, ये growing and developing science, ये normative science. So answer is normative science. पूरा आपको clearly mentioned है, that is the normative science. Because क्यों बोला गया educational psychology बोला गया? Psychology it is based on your brain and mental activities. So applied science में भी जो भी आप applications को use करते हैं, तो वहाँ पे भी आप brain. पॉजिटिव साइंस में भी आप क्या करते हो, पॉजिटिविटी और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के थ्रू वर्क करते हो. एंड ग्रोइंग एंड डेवलपिंग साइंस में भी सेम वे में चलता है. बट नॉर्मेटिव साइंस इज ऑलरेडी फिक्स्ड टाइप एंड हेयर नॉर्म्स आर फिक्स्ड. यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो फिक्स्ड रहते हैं, इसलिए ये यहाँ पे ट्रू नहीं है. ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. दैट इज द साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ माइंड वॉज डिफाइंड बाय डैश. साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ माइंड वॉज डिफाइंड बाय डैश. किसने बोला था? अच्छा, साइकोलॉजी के ऊपर जो वर्क करेंगे दैट इज कॉल्ड साइको एनालिस्ट. जो बिहेवियर के ऊपर, एनिमल बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर वर्क कर रहे हैं दैट इज द बिहेवियरिस्ट. फंक्शंस के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं फंक्शनलिस्ट. एंड एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर दे आर द knowledge adventurers और दे आर द नॉलेज फिलोसोफर्स. हम उसको मेंशन कर सकते हैं बिकॉज उन्होंने नॉलेज को बढ़ाया था एंड एवरी पॉइंट पे नॉलेज को एक्सप्लेन किया था. तो उसके बेसिस पे साइकोलॉजी रिलेटेड अगर हो गया तो दैट इज अ साइंस ऑफ माइंड मीन साइको एनालिस्ट है जो कि एनालिसिस करते हैं. The next question is reservoirs of power are developed by emotion. This was said by reservoirs of power. एनर्जी, आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जीज आते हैं ना, वो कैसे डेवलप्ड होती है? इमोशंस के थ्रू डेवलप्ड होती है. ये किसने बोला था? ये जेम्स ने बोला था. ओके, अकॉर्डिंग टू जेम्स reservoir of the power are developed by emotions, right? Then nextly, an emotion arises abruptly but subsides dash. मतलब इमोशन कभी भी अराइज अगर होता है तो वो आ जाता है मन में, फ्रिक्वेंटली आ ही जाता है, बट सबसाइड्स मतलब धीरे धीरे कमता है. अगर वो कैसे कमेगा? ग्रेजुअली वो धीरे धीरे खत्म होता है या फिर एंडिंग की तरफ चलता है. सो दिस इंक्लूड्स दैट ऑप्शन नंबर सी, और आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. इमोशन वाज क्लासिफाइड बाय डैश. क्लासिफाइड किसने किया? दैट इज रॉबर्ट ब्रीज ने. रॉबर्ट ब्रीज ने. मैंने डायरेक्ट आंसर आप लोगों को बता रही हूँ बिकॉज प्रैक्टिस के लिए ये इंपॉर्टेंट है. हम टाइम टेकिंग नहीं करके प्रैक्टिस करें, इसका कोई रीजन आउट नहीं कर सकते. तो इमोशन जो टर्म था इसको किसने डिस्कवर किया था? इमोशन वाज क्लासिफाइड मतलब टर्म्स के साथ जो उसका क्लासिफिकेशन आया था. इमोशन का क्लासिफिकेशन है पॉजिटिव इमोशन, नेगेटिव इमोशन. पॉजिटिविटी में अगेन आएगा जॉय, हैप्पीनेस, वो सारे. एंड नेगेटिव में फियर हो गया, एंगरनेस हो गया या एंग्री हो गया, एंग्री नेचर. दीज आर नेगेटिव वन. सो रॉबर्ट ब्रिजेस ने इसको डिस्कवर किया था, क्लासिफाइड किया था. आफ्टर दैट नेक्स्ट को चलते हैं. द लेटर चाइल्डहुड इज ऑल्सो नोन एज डैश. लेटर चाइल्डहुड को लेट और लेट पीरियड, चाइल्डहुड के टू पीरियड्स हैं. यू नो दैट वेरी वेल. दैट इज टू पीरियड्स है. एक है अर्ली चाइल्डहुड, दैट इज अ अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, और एक हो गया लेटर चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड. लेटर चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड. ओके, सो अर्ली पीरियड में क्या होता है? कंटिन्यूसली बच्चा एब्जॉर्ब करता है, दैट इज क्यूरियस होता है. एंड लेटर चाइल्डहुड में बच्चा स्पॉन्टिनिटी शो करता है, स्पॉन्टिनिटी शो करता है, मतलब उसके अंदर जो भी होता है स्पॉन्टेनियस वे में होता है. सो एज ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ये तो बचपन से ही है. गैंग एज आपको लेटर चाइल्डहुड पीरियड को भी हम लोग गैंग एज बोलते हैं, मेंशन किया जाता है. बट सबसे इम्पॉर्टेंट दैट इज अ मेंशन है एज ऑफ स्पॉन्टिनिटी. एज ऑफ
स्पॉन्टिनिटी। गैंग एज से पहले अगर एज ऑफ स्पॉन्टिनिटी ना होता तो हम गैंग एज को मेंशन करते। टू अचीव लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी वन हैज़ टू एक्वायर एबिलिटी इन डैश। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी को इंक्रीज करने के लिए एक इंसान या वन हैज़ टू एक्वायर एबिलिटी इन डैश, क्या करना चाहिए, कौन से एबिलिटी को एक्वायर करना चाहिए, लेना चाहिए। दैट इज रीडिंग एंड राइटिंग, बोथ रीडिंग राइटिंग स्पीच लिसनिंग और एक्टिव लिसनिंग। सो ऑब्वियस है LSRW, बिकॉज लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी LSRW के अकॉर्डिंग आता है। व्हाट इज LSRW? L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग। तो स्पीच, ये जो स्पीकिंग है स्पीच, रीडिंग रीडिंग हो गया, राइटिंग राइटिंग मेंशन है, लिसनिंग लिसनिंग मेंशन है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। Then which one is the most important advantages of storytelling method? Storytelling method का क्या advantages है? So that is develop critical thinking, creates immense interest, promotes academic work, enables to discover facts. So यहाँ पे obvious है, आपको remember करना है कि ये interest increase करता है, इससे कोई भी discover नहीं कर सकते facts को, because आप facts को बता रहे हो। क्रिटिकल थिंकिंग भी नहीं होता, बिकॉज क्रिटिकल थिंकिंग में हम एक्सप्लोर करते, कोई एक आइडिया में खुद के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एक्सप्लोर करते हैं। एकेडमिक वर्क पे बहुत ही स्लोली इसके थ्रू प्रोग्रेस होता है, तो हम एडवांटेज के अकॉर्डिंग ये इंटरेस्ट, हम इमेंस इंटरेस्ट को मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कुड बी बेस्ट टॉट बाय टीचर थ्रू लेक्चर मेथड। which method mention है थ्रू टीचर थ्रू डैश? तो लेक्चर मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, ह्यूरिस्टिक मेथड है, ऑब्जर्वेशन मेथड है। अच्छा, लेक्चर मेथड में लेक्चरिंग होगा, डेमोन्स्ट्रेशन में इंस्ट्रक्शंस देंगे, ऑब्जर्वेशन में आपको ऑब्जर्व करना है या कोई चीज़ को समझने के लिए ऑब्जर्व करना है, ह्यूरिस्टिक मेथड में ये होता है अबव दिस ऑल, मतलब यहाँ पे जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कुड बी बेस्ट टॉट बाय द ह्यूरिस्टिक होता है, पूरा बियॉन्ड द वर्ल्ड हम बोल सकते हैं, जहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से होता है। तो ह्यूरिस्टिक मेथड इज द प्रॉपर आंसर for this question, law of reflection के according. Next question is in which of the following methods of teaching the student act as an investigator? यहाँ पे student act कैसे करता है, investigator के जैसे। तो lecture method है, demonstration, heuristic and discussion। यहाँ पे बोला कि investigation, so discussion में नहीं होगा, heuristic में भी नहीं होगा, demonstration में भी नहीं होगा, तो lecture method is the correct one, because यहाँ पे lecture जो रहता है investigation करता है उसी के according पढ़ाता है। Then next आ गया, teaching learning material should be used to dash, make teaching more useful, make teaching impressive, provide concrete example, facilitate learning। teaching learning material TLM material को हमें यूज़ करना चाहिए। क्यों यूज़ करना चाहिए? make teaching more useful या फिर मेक टीचिंग इम्प्रेसिव, और बोल सकते हैं यहाँ पे फैसिलिटेट लर्निंग। ऑलवेज TLM मटेरियल एक ही काम करता है कि यूजफुल, ये सारे पॉइंट्स करेक्ट है, बट दिस वन इज़ द परफेक्ट वन, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी देता है बच्चों को, अपॉर्चुनिटी कि उनको सक्सेसफुल उनके लाइफ में हो सके या फिर सक्सेस मिले उनके लाइफ में, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है या फैसिलिटेट करता है वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ को एट अ टाइम, सो दैट ये इंपॉर्टेंट वन है। देन नेक्स्ट चलते हैं। Children coming from the families of first generation learner should be dash। जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम द फैमिलीज, ये फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, तो उनका क्या होना चाहिए, कैसे हो रहेगा? सेंट टू स्पेशल स्कूल, एजुकेट इन रेगुलर स्कूल्स, मेड टू रिपीट द क्लास, ग्रुप टुगेदर इन क्लास एक्टिविटीज। मेट यहाँ पे आपका हो जाएगा एजुकेट इन रेगुलर स्कूल, रेगुलर स्कूल्स में उनको पढ़ाना चाहिए। फर्स्ट जनरेशन जो लर्नर है, जहाँ पे बच्चे बहुत ही अच्छे से समझ पाते हैं, तो उनको रेगुलर स्कूल्स में भी भेजने से पढ़ाई को अच्छे से समझ पाएंगे। स्पेशल स्कूल्स नहीं चाहिए। रिपीट वाला क्लासेस, जिनका IQ लेवल कम होता है या फिर उनको इश्यूज होते हैं, जस्ट लाइक डिसकैलकुलिया या डिसलेक्सिया, ये सारे इश्यूज होते हैं, उनको सेंड किए जाते हैं। ग्रुप टुगेदर इन क्लास एक्टिविटीज, ये सारे एक्टिविटीज के बेसिस पे है, तो दिस वन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट चलते हैं। Which one of the following is best suited for emotional development of children? बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट के लिए ये बेस्ट है, कौन सा? डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टीचर एज इट इज द टास्क ऑफ द पेरेंट्स, कंट्रोल क्लासरूम एनवायरनमेंट, ऑथोरिटेरियन क्लासरूम एनवायरनमेंट। ऑथोरिटेरियन क्लासरूम एनवायरनमेंट में बच्चा दब जाएगा, वो एक्सप्लोर नहीं कर सकता। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर, क्लासरूम में अगर टीचर का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो के पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा तो वो करेक्ट नहीं होगा। कंट्रोल क्लासरूम में बच्चा कोई एक्सप्लोर नहीं कर सकता, बट डेमोक्रेटिक क्लासरूम में बच्चा बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकता है, एक दूसरे से शेयर कर सकता है, तो दिस वन इज द करेक्ट वन।
यहाँ पे आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू डैश? कंसिस्टेंट थिंकिंग, मेमोरी बेस्ड थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग। सो ये जो थिंकिंग है ये होता है वन टू मेनी पॉइंट पे जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब अपने जोन से बाहर निकल के सोचना, दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ द बॉक्स। तो आप एक पॉइंट में हो एंड पॉइंट से आप बाहर निकल रहे हो, दैट इज पॉइंट से आप बाहर निकल रहे हो, आउट हो रहे हो। ठीक है, आउट होके आपने कुछ सोचा, अपने जोन से अलग कुछ सोचा, तो दैट इज अ डाइवर्जेंट थिंकिंग एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। ओके राइट। देन नेक्स्ट, which of these doesn't imply practical intelligence in the trikic theory? Trikic theory ऑलरेडी जिन्होंने नहीं पढ़ा है, तो इंटेलिजेंस का तीन थ्योरी ऑलरेडी है बीएड ग्रुप में। सो अगर आपको मार्क्स अच्छे से चाहिए, बिकॉज इंटेलिजेंस के रिलेटेड जो टॉपिक्स वहाँ पे मेंशन की हूँ सारे टॉपिक्स बहुत ही हेल्पफुल हैं। एंड जो तीन टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लीजिए, उसमें से हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन प्रॉपरली मिल जाएगा आपको। So, उस अकॉर्डिंग reshaping the environment, thinking practically about oneself one only, choosing an environment in which you can succeed, and adapting the environment। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले देखते हैं, फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोचेंगे। which of these doesn't imply practical intelligence? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को किसी ने यूज नहीं किया, कौन से लेवल पे? दैट इज थिंकिंग प्रैक्टिकली अबाउट वन सेल्फ ओनली। तो यहाँ पे ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब में रीसेपिंग द एनवायरनमेंट सोचना पड़ता है, इसको भी सोचना पड़ता है, एंड लास्ट वन एडेप्टेशन के लिए भी सोचना पड़ता है कि एडेप्टिंग टू एनवायरनमेंट। सो नेक्स्ट चलते हैं। ये जो कंसेप्ट था स्टैनबर्ग का कंसेप्ट है, रॉबर्ट स्टैनबर्ग फॉर्मुलेटेड द टारकीक ऑफ इंटेलिजेंस एंड इट इज कॉग्निटिव अप्रोच। एंड उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू दिया गया है। बट जहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि यहाँ पे थिंकिंग प्रैक्टिकली अबाउट वन सेल्फ वन, सो ये चीज़ को हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में नहीं डालेंगे, बिकॉज ऑलरेडी प्रैक्टिकली हम सोच चुके हैं, तो फिर से कैसे डाल सकते हैं? तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये टीचर कलेक्ट्स एंड रीड्स द वर्क ऑफ द क्लास एंड देन plans and adjust the next lesson to meet students need। एक टीचर ने कलेक्ट किया, रीड किया वर्क ऑफ द क्लास, पूरे क्लास के जो वर्क है उसको, एंड देन प्लान किया एंड एडजस्ट किया नेक्स्ट लेसन को कैसे करे टू मीट द सिचुएशन ऑफ द स्टूडेंट और स्टूडेंट्स नीड। तो ही और शी इज डूइंग असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एट लर्निंग। सो यहाँ पे बच्चों के लिए उन्होंने असेस किया, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट फॉर लर्निंग। बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग कुछ भी हो तो दैट इज कॉल्ड असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग मतलब लर्निंग को हम किसी के कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए यूज करें तो असेसमेंट हो गया। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, लर्निंग का असेसमेंट कि बच्चे ने कितना सीखा, तो वो हो गया लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे आपको मेंशन किया गया कि बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग, तो दैट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। The next question. As a teacher who firmly believes in social constructivist theory of Lev Vygotsky, which of the following method would you prefer for assessing your students? As a teacher who firmly believes in social constructivist theory, जो कि social constructivist theory में बिलीव करते हैं, किसके? न लेव वाइगोट्स्की के। लेव वाइगोट्स्की वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, जिन्होंने सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट किया था। एंड सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट किया मीन्स उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताया। एंड वहाँ पे चार पॉइंट्स उन्होंने बोला था। एक हो गया प्ले के अकॉर्डिंग, इंटरेक्टिव प्ले। देन हो गया जहाँ पे प्ले मीन्स सोशल रोल्स को हम लर्न करते हैं फ्रॉम ईच अदर बाय प्लेइंग टुगेदर। देन मेक नॉलेजेबल अदर, MKO, जहाँ पे हम अपने नॉलेज को इनपुट करते हैं कोई भी दूसरे पर्सन को डेटा या इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। थर्ड वन इज जस्ट लाइक लैंग्वेज। लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये कल्चरल इंटीग्रेशन करता है सोसाइटी के कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग। And last one is ZPD, that is a zone of proximal development. If you didn't get your problem solution, then you need a help of elders or knowledgeable person. And according to this knowledgeable person, if you did this work properly, according to his or her help, then it is called ZPD। इसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या आप अगर कोई काम को कर नहीं पा रहे हैं एंड आपके पास नॉलेज नहीं है, एंड उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी
एल्डर और जो भी नॉलेजेबल पर्सन है उसका हेल्प ले रहे हो तो इसको जेडपीडी बोलते हैं। तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे देखिए क्या है, ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट होगा, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होगा, फैक्ट वाइज रिकॉल क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू प्रिफर फॉर असेसिंग योर स्टूडेंट्स? सो यहाँ पे एक साथ जब सोसाइटी का बात आ जाए ना, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट और इट इज कॉल्ड सोशल कल्चरल थ्योरी, सो उसके अकॉर्डिंग याद रखना कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट होगा। स्टैंडर्डाइज में कुछ रूल्स फिक्स्ड हो जाते हैं, फैक्ट बेस्ड रिकॉल क्वेश्चन इसमें कुछ हेल्पफुल नहीं होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हेल्पफुल नहीं होगा, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अगेन, टू क्रिएट टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन हिज क्लासरूम ए टीचर शुड डैश have uniform and standard ways of teaching and assessment, segregate and label children based on their marks, engage in a dialogue with students and value their perspective, and impose strict rules upon his students। इंडिविजुअल डिफरेंस के टाइम पे स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो नहीं होते हैं। सेग्रीगेट, हम अलग नहीं कर सकते बच्चों को उनके मार्क के अकॉर्डिंग। हैव यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्ड वेज ऑफ टीचिंग एंड असेसमेंट, जज करने के लिए भी पर्टिकुलर एक पॉइंट को हम नहीं पकड़ सकते और यूनिफॉर्मिटी भी नहीं रख सकते। एंगेज इन ए डायलॉग विद स्टूडेंट्स एंड वैल्यू देयर पर्सपेक्टिव, हम कोई भी एंगेज कर सकते हैं बच्चों को डायलॉग गिविंग में, या फिर बच्चों को एक टॉपिक दे देंगे उसके ऊपर वो अपना वैल्यूज़ को बताएंगे, अपने पॉइंट को बताएंगे। ये होता है बिकॉज इंडिविजुअल डिफरेंस में इंडिविजुअल बच्चे हैं जो अपने पॉइंट्स को रखते हैं, तो this one is correct। Next question, according to NCF 2005 the role of a teacher has to be क्या? That is a dash, authoritative, dictatorial जो डिक्टेशन करता है, परमिशिव जो परमिसिव होता है मतलब परमिशन देता है, गिवर है, फैसिलिटेटिव। तो ऑलवेज याद रखिएगा एनसीएफ 2005 मेंशन करता है कि एक टीचर को फैसिलिटेटर होना चाहिए, तो फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा, तो फैसिलिटेटिव। देन लास्ट वन, इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद अ स्पेशल नीड्स। इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चों को स्पेशल नीड चाहिए उनको इंक्लूड करो। इट इज एन अनरियलिस्टिक गोल, इट इज detrimental to a children without disabilities, will increase the burden on schools, requires a change in attitude, content, approach to teaching। जब हम बच्चों को स्पेशल नीड बच्चों को इंक्लूड करते हैं तो उनके लिए ये अनरियलिस्टिक गोल तो है नहीं, उनके डिज़ेबिलिटीज़ को छोड़ के हम बात नहीं कर सकते, उनके ऊपर बर्डन हम क्रिएट नहीं कर सकते कि स्कूल के ऊपर भी हम बर्डन नहीं दे रहे हैं, ये लोग बर्डन नहीं क्रिएट करते स्कूल्स के ऊपर। इनके लिए जो हमारा एटीट्यूड रहता है या टीचिंग का एटीट्यूड है, कंटेंट है, अप्रोच है, उसको चेंज करना चाहिए। सो ये हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है, दिस वन इज़ द राइट आंसर। एंड ये हमारा चैनल है, थैंक्स ए लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अच्छा वैसे ही प्लीज़ शेयर कर दो सबके साथ, मैं बहुत ही ट्राई करी हूँ आप लोगों को हर एक पॉइंट्स को बताने के लिए। शेयर कर दो अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वन के साथ, एंड जो भी इन्फॉर्मेशन उनको मिल सके उसको भी ये कर दो। एंड और एक बायोलॉजिकल ज्ञान हमारा चैनल है, जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या इंग्लिश ग्रामर थोड़ा क्विक रिविज़न करना चाहते हो, या फिर वहाँ पे बेसिक फैक्ट्स आ रहे हैं बायोलॉजी के बेसिस पे जो कि आप प्रिपरेशन नहीं ले पा रहे हो आपके एग्जाम्स के बेसिस पे, तो वहाँ पे शॉर्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है। हाँ, कुछ वीडियोस ऐसे हैं जैसे कि सीपेट के लिए है, पीजी एंट्रांस के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो वो सारे बोथ आपको अभी भी हेल्पफुल होंगे बिकॉज मैंने भी खुद वही पढ़ा है एंड उसी से मेरा सब कुछ क्लियर हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एडवाइस देती हूँ कि उसको भी आप चेक करें एंड सब्सक्राइब कर दो, वो भी थोड़ा ग्रो करें हमारे साथ, सो हेल्पफुल हो जाएगा मुझे भी एंड आपको भी। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।